सर्दियों की कड़ाके की सुबह थी। जंगल में हर जगह बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे बच्चों कुकू और सुनहरी को अपने पंखों में समेटे कांप रही थी। माँ, मेरे पंख भी जम रहे हैं। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मुझे पता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही है और भूख भी, लेकिन याद रखो, ठंड और भूख सिर्फ हमारी ताकत को परखते हैं। ये मुश्किलें हमें ये बताने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। तुम दोनों मेरी आंखों के सितारे हो और मैं तुम्हें किसी भी ठंड या मुश्किल से बचाऊंगी। तभी हरिया तोता लड़खड़ाता हुआ आया। अरे टुनटुनी बहन, बच्चों का हाल क्या है? इतनी ठंड में कैसे टिक रहे हो? मेरा अपना घोंसला तो बर्फ से आधा दब गया है। कल रात मुझे लगा कि मैं सुबह देख ही नहीं पाऊंगा। हरिया भाई, बच्चों को भूख लगी है। कल से हमने एक दाना भी नहीं चखा, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब सब मिलकर काम करेंगे तो ठंड भी हमारी हिम्मत के सामने हार जाएगी। काओ काओ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। टुनटुनी, तुम बच्चों को लेकर परेशान हो। मैं सुबह से ही खाने की तलाश में भटक रहा था। आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, मैंने अभी अभी देखा है कि जंगल के किनारे बुढ़िया अम्मा के घर के आंगन में मक्का सूख रहा है। अम्मा अकेली है और उसकी कमर झुकी हुई है। वो अकेले सारा काम नहीं कर पा रही। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे तो वो हमें बदले में कुछ दाने जरूर दे देगी। पर कैसे कालू अंकल? हम इतने छोटे हैं और अम्मा का काम इतना बड़ा। देखो बेटो, समझदारी से काम करने में ही ताकत है। चलो बच्चों, यही मौका है। काम करने से शरीर में गर्मी भी आएगी। सभी पक्षी टुनटुनी, कुकू, सुनहरी, हरिया, उसकी पत्नी तोती मिलकर बुढ़िया अम्मा के घर गए। गांव तक का रास्ता आसान नहीं था। बर्फीली हवा उनके नन्हे पंखों को पीछे धकेल रही थी। कुकू और सुनहरी भूख से कमजोर होकर कई बार बर्फ में गिरने ही वाले थे, लेकिन टुनटुनी और हरिया उन्हें सहारा देते रहे। जब वे पहुँचे तो देखा कि बुढ़िया अम्मा खांसती हुई मक्का के बड़े बड़े ढेरों को सुखाने के लिए फैलाने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी हमें दूसरों की मदद करनी पड़ती है, तब भी जब हम खुद मुश्किल में हों। ये ठंड और मुश्किलें हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आई हैं। वे सब काम में जुट गए। कालू और हरिया ने अपनी मजबूत चोंच से मक्के के भारी भुट्टों को खींचकर चटाई पर फैलाया। टुनटुनी, तोती और कबूतरों ने दानों को अलग अलग किया। उन्हें अपनी चोंच से उठाकर धूप में फैलाया। कुक्कू और सुनहरी अपनी कमजोरी के बावजूद अपने नन्हे पंखों से फड़फड़ाकर दानों पर गिरी सूखी पत्तियों और भूसे को उड़ाने लगे। अरे मेरे नन्हे मददगारों, तुम तो फरिश्ते बनकर आए हो। कुछ ही घंटों में जो काम अम्मा को पूरा दिन लगता, वो सबने मिलकर खत्म कर दिया। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सबने मेरी इतनी मदद की। ये लो अपनी मेहनत का फल। उसने एक बड़ा कटोरा भरकर मक्के और बाजरे के दाने उनके सामने रख दिए। धन्यवाद अम्मा, आपने हमारी भूख मिटा दी। लेकिन याद रखिए, असली इनाम ये है कि हमने मिलकर आपकी मदद की। मेहनत और एकता का ये अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है। पेट भरने के बाद वे जंगल लौटे, लेकिन रात का खतरा अभी बाकी था। रात में सभी पक्षी ठंडी हवाओं से बचने के लिए एक घनी झाड़ी में इकट्ठा हुए। टुनटुनी बहन, मेरे पंखों में आओ। हम सब एक दूसरे से चिपक कर बैठेंगे तो थोड़ी गर्मी मिलेगी। हाँ, हम सब मिलकर एक दूसरे को ढक सकते हैं। बच्चों को बीच में रखो। ये गर्मी काफी नहीं होगी। कल सुबह मैं कुछ बड़ा करूँगा। मैंने पास ही किसानों के खेत में अलाव के बचे हुए कुछ अंगारे देखे हैं। मैं वहाँ से कुछ सूखी टहनियाँ और एक सुलगता कोयला लाऊंगा। हम यहाँ एक छोटी आग जलाकर खुद को और बच्चों को गर्म रखेंगे। पर ध्यान रखना कालू भाई, आग ज्यादा बड़ी ना हो जाए। धुआं देखकर किसान नाराज हो सकता है या आग जंगल में फैल सकती है। कालू भाई सही कह रहे हैं। अब हमें अपनी समझदारी और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उस रात तूफान को और भी भयंकर होना था। आधी रात को जंगल में भयंकर बर्फीली हवाएं चलने लगीं।
जिस झाड़ी में वे छिपे थे वो बुरी तरह हिलने लगी। कड़ाक की आवाज के साथ एक भारी बर्फ से लदी टहनी सीधे उनके घोंसले के एक हिस्से पर आ गिरी। माँ, हमारा घर टूट रहा है, बर्फ अंदर आ रही है। बेटा, आग सिर्फ गर्मी देने के लिए होगी, इसे संभाल कर जलाना होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात मानो। जब हम सब एक साथ होंगे तो ठंड कभी हमें हरा नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये ठंड भी हार जाएगी। अब सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी बाहर जाकर टहनियाँ और अंगारा लाऊंगा, चाहे हवा कितनी भी तेज हो। सावधान रहना कालू, हवाएं बहुत तेज हैं, तुम रास्ता भटक सकती हो। हाँ भाई कालू, लेकिन जल्दी और ध्यान से आना। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे और एक दूसरे का सहारा देंगे। आखिरकार कालू वापस आया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी चोंच में एक सूखी पत्ती में लिपटा एक छोटा सा सुलगता कोयला था। उन्होंने जल्दी से सूखी टहनियों का एक छोटा सा ढेर बनाया और कोयले को बीच में रख दिया। टुनटुनी और हरिया ने धीरे धीरे अपने पंखों से हवा की और जल्द ही एक छोटी नारंगी लौ जल उठी। सभी पक्षी उसके चारों ओर बैठ गए, उसकी गर्मी को महसूस करते हुए। सुबह की पहली धूप निकली और जंगल में सुनहरी रोशनी बिखर गई। तूफान थम चुका था। देखो बच्चों, मेहनत और समझदारी से हमने ठंड को हराया। पहले हमने मेहनत करके खाना पाया और फिर समझदारी और एकता से हमने तूफान को हराया। डरने और अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। जब हम सब मिलकर रहते हैं तब कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। याद रखो, साहस और एकता सबसे बड़ी ताकत है। माँ, आप सबसे समझदार हो और सबसे प्यारी भी। बेटो, समझदार वही है जो दूसरों के लिए जले, अपने लिए नहीं। सबसे बड़ा हीरो वही है जो मुश्किल में दूसरों की मदद करता है, ना कि केवल अपने लिए सोचता है। कालू, हरिया, तोती और कबूतर, हम सब आज हीरो हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची ताकत दौलत या चालाकी में नहीं, बल्कि एकता, मेहनत और दयालुता में है। जब सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो सबसे सर्द ठंड भी हार मान जाती है। कालू कौई गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ मिलकर अपने खेत में तरबूज की खेती किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। एक दिन जब कालू अपने खेत में तरबूज बो रहा था तब टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अपनी पिंकी बड़ी हो गई है, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करके उसकी शादी कर दो। लेकिन टुनटुनी, अभी मेरे पास पिंकी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है। मैं अभी से बचाना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा हम पिंकी की शादी धूमधाम से कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं कालू जी, आजकल जमाना बहुत खराब हो चुका है। समय से पहले अपनी बेटी की शादी करने में ही भलाई है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं थोड़ी और जमीन किराए पर लेकर उसमें तरबूज की फसल लगा देता हूँ। उससे जो कमाई होगी हम पिंकी की शादी में खर्च करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 81 into 9 कितने होते हैं। अगले दिन कालू अपने गांव के जमींदार तोताराम के पास जाता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ जमीन किराए पर चाहिए। मैं उसमें तरबूज की फसल उगाऊंगा। जैसे ही फसल बिकेगी मैं आपका किराया चुका दूंगा। ठीक है कालू, तुझे मेरी जो जमीन पसंद हो उसे तू किराए पर ले ले। कालू अपने खेत के पास वाली जमीन किराए पर ले लेता है और उसमें तरबूज की खेती करता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में तरबूज की फसल लहलाने लगती है। खेत में तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है जी, इसे कल तोड़ के बाजार में बेच दो। हाँ, मैंने एक व्यापारी से बात कर ली है। कल मैं सारे तरबूज तोड़कर उसे बेच आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, हम बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अगले दिन कालू अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में तरबूज को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है सारे तरबूज में कीड़े लग चुके थे। ये क्या हो गया जी? कल ही तो सारे तरबूज ठीक थे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें कीड़े कैसे लग गए?
मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे अभी जमींदार के जमीन का किराया भी देना है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू तोताराम का किराया दे नहीं पाता। तब एक दिन तोताराम अपना किराया लेने कालू के घर पहुंच जाता है। अरे ओ कालू, ला मेरे जमीन का किराया। मैंने भरोसा करके बिना पैसे लिए ही अपनी जमीन तुझे किराए पर दे दी, लेकिन तूने तो इसे अपनी ही जमीन समझ लिया। चल निकाल मेरा किराया। मालिक, हमने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी, पर पता नहीं कैसे उसमें कीड़े लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। इस सदमे से मेरा पति बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, मैं आपका किराया चुका दूंगी। टुनटुनी, तुझे मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? किराए के पैसे लेने आया हूँ और पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह तोताराम कालू के खेत पर कब्जा कर लेता है। कालू की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, अब हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो ना नानी के घर चलते हैं। वहाँ नानी भी अकेली है, उन्हीं के साथ बाकी की जिंदगी काटेंगे। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ नानी के घर चली जाती है। तूने बहुत अच्छा किया टुनटुनी बेटा, जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। हाँ माँ, अब से हम लोग आपके साथ रहेंगे और यही खेती करके अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है बिटिया। तेरे नाना जी के मरने के बाद सारा खेत खाली पड़ा है। तू कल से ही जाकर उसमें खेती करना शुरू कर दे। मैंने कुछ बैगन के बीज रखे हैं, तो उसे ले जाकर खेत में बो देना। अगले दिन से टुनटुनी अपनी बेटी के साथ मिलकर बैंगन की खेती करने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौआ पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता, पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौए की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 45 into 7 कितने होते हैं? अरे अचानक से इतनी तेज बारिश। हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना? हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बताकर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बारी अब जरा जाकर देखो, कोई ना कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊंगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है। लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना। थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौआ बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि
इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौआ ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ। क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। जैसे तैसे करके रात कटती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर की छत भी चुचाने लगी थी। हे भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों की ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है। और ये बरसात, इसने तो जीना ही हराम कर दिया। बस करो प्रभु, बस करो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी खत्म है और मैं काम पर नहीं गया तो फिर कैसे चलेगा। कुछ देर बाद ऊपर से घर की छत टपकनी शुरू हुई तो सारी ही छत टप टप करने लगी। ये लो, एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है? टुनटुनी, तुझे याद है पिछली बार जब मैं शहर से आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था, याद है? कहाँ रखी है? टुनटुनी कालू कौवे को वो पन्नी लाकर देती है। कालू कौवा टूटे हुए एक हिस्से पर उस पन्नी को बांध देता है। अब सारा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं न कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम सब अमीरों के लिए ही बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बनकर ही आता है। सही कह रही है तू। इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। उसके बाद कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि बारिश रुक गई।